हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेम क्लासेज। जैसे आप सबको पता है कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम अक्टूबर में अनाउंस हो चुका है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और मैं खास करके फ्लूइड और सोम ले रहा हूं, और भी आगे सब्जेक्ट आप देखेंगे मैं सेशन लेने वाला हूं। और इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो, आप कहीं पे भी लैग ना कर जाएं और पूरे अच्छे से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आज आपका स्वागत है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेशन 2 में, और ये आप जानते हैं ये किसके लिए है, सिविल और मैकेनिकल दोनों को ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो आप ध्यान से सेशंस को देखेंगे। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस है, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड हो, अच्छे से बिल्ड हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप देख रहे हैं, ब्लैंक फिल करना है आपको। इज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म एंड देन अपॉन द अनलोडिंग टू हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड। ये सारे प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे, तो ये स्ट्रेस है अपना और ये स्ट्रेन डायग्राम है। जब हम लोगों ने पहले सेशन में भी डिस्कस किया था, जब नॉर्मली माइल्ड स्टील का स्ट्रेन डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो ये इलास्टिक पॉइंट इसके ऊपर होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये अपना इलास्टिक लिमिट है। तो क्या कर रहा है अब यहाँ पे आप जानते हैं कि दो रीजन्स में डिफॉर्मेशंस होता है। एक ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस कहलाता है, दिस विल बी द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये डिफॉर्मेशन अपन क्या कहलाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशंस के अंदर लोड हटाने पे अगर वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर ले और एनर्जी स्टोर्ड हो अप टू द इलास्टिक रीजन, तो उसे आप रेजिलेंस कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग अप टू द इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड रेजिलेंस। इसे आप रेजिलेंस कहते हैं। अगर ये मैक्सिमम एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक स्टोर होगा तो हम इसे प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा, तो डी इज द राइट आंसर। सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे वही काफ़ी होगा। अगला सवाल है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है मोर देन वन, यानी मिक्सचर से हम बातें करते हैं मोर देन वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट इन मोर देन वन टाइप ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। दो तरह के, जब आप आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी यहाँ पे स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं आप, क्रिस्टलाइन मटेरियल, और दूसरा एमॉर्फस मटेरियल कहते हैं। एमॉर्फस मटेरियल हम कहते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल जैसे आप एलोट्रॉप बनाते हैं, एलोय बनाते हैं। एलोट्रॉप का मतलब क्या, एलोय जब आप बनाते हैं तो एलोय में क्या होते हैं कि मेटल एक होता है आपका, और इसमें कम्बिनेशन एक से ज़्यादा रहता है। जैसे स्टील की बात करें तो स्टील क्या है, एक एलोय है, किसका, आयरन का, आयरन एंड कार्बन का हम लोग बोल सकते हैं। तो आयरन एंड कार्बन का जो एलोय होता है वो क्या कहलाता है, स्टील होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि दो से ज़्यादा हो सकता है। एग्जिस्ट इन मोर देन वन टाइप ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, कि हर का, जैसे अगर स्टील बनाना हो तो आपको आयरन का स्ट्रक्चर डिफरेंट, लैटिस स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका लैटिस स्ट्रक्चर अलग होगा। लैटिस एक अलग वर्ड होता है जो अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल्स को आप कहते हैं लैटिस इन द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन भी
एक अलग होगा, तो इसके जो एलोट्रॉप हो गए वो क्या कहता है, स्टील कहलाता है। तो इसी तरह से ए इज़ द राइट चॉइस। हैज इक्वल स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला सवाल देखते हैं। द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू द रप्चर पॉइंट। मैंने बोला क्या कि प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। हर एग्ज़ाम में आपको 2-3 क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट से। ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। क्या करें, दिस विल बी द फ्रैक्चर पॉइंट, ये हम जानते हैं। ये अपना फ्रैक्चर पॉइंट है। फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, टफनेस। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट दैट इज कॉल्ड टफनेस। और यही पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे जो एरिया का प्रोजेक्शंस होगा, एरिया का जो ये प्रोजेक्शंस होगा दैट इज कॉल्ड एरिया प्रोजेक्टेड, और जो एरिया प्रोजेक्टेड होगा उसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस, सिंपल सी कहानी है। तो आप यहाँ देख लेंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस। अगर यही इलास्टिक पॉइंट तक एनर्जी स्टोर्ड होता तो यहाँ जो एरिया प्रोजेक्शन होगा तो ये कहलाता मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तब आप कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, करेक्ट। ये इलास्टिक पॉइंट तक होता, अगर फ्रैक्चर पॉइंट तक है तो आप क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखेंगे इसमें डायग्राम से रिलेटेड। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियल इलास्टिक मटेरियल विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब आप समझते हैं कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करें आप, दिस विल बी द स्ट्रेस एंड दिस विल बी द स्ट्रेन। अगर इसकी बात करें तो बेसिकली ऐसे कर्व बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, अल्टीमेट पॉइंट है, और ये अपना क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये इस रीजन को आप क्या कहते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन एक ऐसा रीजन जिसमें लोड तो आप इंक्रीज करें लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो डिफॉर्मेशन हो वो बहुत ज़्यादा हो। लोड तो आप इंक्रीज कर रहे हैं जिसके रीजन में लोड तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन अपना फास्टर रेट से इंक्रीज कर जाए, तो इस रीजन को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। दिस विल बी द कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। तो वहीं पूछ रहा कि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कर्व देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, जब आप डायग्राम, ये हो गया लीनियर और यहाँ से ये रीजन, यही रीजन है ना। अगर यहाँ से लीनियरली हम बात करें तो ये रीजन हमें मिल जाएगा, दिस विल बी द, तो द राइट चॉइस विल बी द डायग्राम विल बी देयर। तो राइट चॉइस क्या होगा, अपना सी हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये जो डायग्राम है ये किस मटेरियल का होगा, जैसे ये डायग्राम आप देखें, ए वाला डायग्राम आप देखें, ये वाला डायग्राम, तो ये किसका है, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ये क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग है, लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इस तरह के मटेरियल क्या कहते हैं, आइडियली और इस तरह के मटेरियल के क्या कहते हैं, इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक आइडियली रिजिड होगा। तो इस तरह के आप देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में, सारे ग्राफ को मैंने समझा दिया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन ही ज़्यादा वर्ड्स में लिखे गए हैं सेंटेंस में, लेकिन क्वेश्चंस में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ एल दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन एज कैपिटल ए, हैज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E and coefficient of thermal expansion is given as alpha.
वन एंड ऑफ द रड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। अब यहाँ पढ़ना है, वन एंड ऑफ द रड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री, यानी अगर फ्री हो रहा है तो क्या कहेंगे, फ्रीली डिफॉर्म कर रहा है। और आप जानते हैं जब अल्फा का वैल्यू दिया हो और टेम्परेचर का वैल्यू दिया हो तो ये स्ट्रेस कैसा होगा, थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन होगा। बोल सकते हैं दिस विल बी फ्रॉम द थर्मल स्ट्रेस, और थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या था, अल्फा डेल टी ई। अगर ये फ्रीली डिफॉर्म होगा तो आप जानते हैं थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, 0, बिकॉज ये तभी अपीयर होता है जब बार को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन स्ट्रेन तो होगा, स्ट्रेन अगर डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन अल होगा, और वो कितना होता है, अल्फा डेल टी। तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रेस डेवलप इन द रड इज, ये नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस फ्रीली है, 0 होगा, बोथ 0 होगा। स्ट्रेस डेवलप इन द रड इज 0, ये देखिए, एंड स्ट्रेन डेवलप इन द रड इज अल्फा डेल टी, यही है ना। तो राइट चॉइस विल बी सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर an isotropic, homogeneous and linearly elastic material which obeys Hooke's law, the number of independent elastic constant। अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो, आइसोट्रॉपिक हो, होमोजीनियस हो, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन करने का मतलब होगा कि सभी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। और ये अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट की आप बात करेंगे तो ये किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। जैसे मान लीजिए ये एक है, तो आप क्या कहेंगे, अगर सभी डायरेक्शंस में ई सेम हो जाए तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। तो इस तरह के मटेरियल को होमोजीनियस मटेरियल कहेंगे। तो कह रहे कि अगर आइसोट्रॉपिक हो, होमोजीनियस हो, इलास्टिक मटेरियल हो, विच ओबे हुक्स लॉ, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, पॉइजन्स रेशियो होता है, बल्क मॉडुलस होता है। तो कोई भी इस तरह के कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए हमें इन 4 अननोन में से कोई 2 पता हो। जैसे मान लीजिए ई इक्वल टू रिलेशन लिखते हैं 2g 1 प्लस न्यू, और दूसरा रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 न्यू, पॉइजन्स रेशियो होता है। अगर ये 4 है, इसमें से कोई 2 नोन हो हमारा, तो तीसरा नोन निकल जाएगा कि नहीं। और रिलेशन लिख लिए ई इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी। तो कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट हमें चाहिए, 2 चाहिए, अगर आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल हो तो। राइट चॉइस विल बी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब ये समझेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अगर किसी क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होना उसके लिए डिसएडवांटेज है। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन तभी होता है जब सडनली, मतलब अचानक से किसी क्रॉस सेक्शन में, अचानक से किसी क्रॉस सेक्शन में चेंज होना, जिसे अब्रप्ट चेंज कहते हैं, जिसके वजह से किसी क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज दिस विल बी द सर्कुलर रड, अब ये अचानक से इस तरह से सेक्शन बन जाए, तो इस सेक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपका कंसंट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, जो क्या होगा, लोकलाइजेशन ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, लोकलाइजेशन ऑफ स्ट्रेस। और इस तरह के कंडीशंस में आप कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। तो आप याद रखेंगे कि सडनली क्रॉस सेक्शन में चेंज होना, अब्रप्ट चेंज होना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहलाता है। फ्लक्चुएटिंग के कारण हो सकता है। तो अब देखते हैं, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द एक्सेसिव स्ट्रेस, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, छांट दीजिए इसको।
अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ये भी नहीं होगा। अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात सही है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी अगर सडनली क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस चेंज होगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से द राइट चॉइस विल बी डी। अगला सवाल देखते हैं, अब प्रिज्मेटिक बार, क्वेश्चन ये एई में पूछा है, यूपी एई में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरी क्वेश्चन इज आस्किंग इन द एग्जाम। देखिए दो तरह का बार होता है। बार मतलब क्या होता है? रड, जिस पे आप एनालिसिस करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म बार और एक होता है टैपर्ड। टैपर्ड कहने का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज होते रहे बिगिनिंग टू एंड तक। यूनिफॉर्म का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन नॉट चेंज नहीं हो। तो जिस बार का क्रॉस सेक्शन या रड का क्रॉस सेक्शन सेम हो तो इस तरह के बार को आप कहते हैं प्रिज्मेटिक बार। क्या कहते हैं? प्रिज्मेटिक बार। सही है, द बार इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक बार। तो आप क्या कहेंगे? वैसे बार जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, दैट बार इज टेकन एज अ प्रिज्मेटिक बार। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ ना, मैक्सिमम यील्ड ना, वायरिंग क्रॉस सेक्शन ना। आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। कैसा? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। डी इज द राइट आंसर। सही है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द फेलियर क्राइटेरिया फॉर अ डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड ऑन। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। फेलियर क्राइटेरिया ऑफ डक्टाइल, तो ये किस पे डिपेंड करता है? फेलियर क्राइटेरिया यील्ड स्ट्रेंथ पे। याद रखेंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फेलियर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड फैटिग। फैटिग ये तभी अपीयर होता है जब साइक्लिक लोडिंग हो। साइक्लिक लोडिंग करने का मतलब जो रिपीटेड लोडिंग हो। ये कहाँ पे होता है? जब डायनामिक सिस्टम होता है। जब आप डायनामिक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे शाफ्ट की बात कर लें, वहाँ पे फैटिग अपीयर होता है जब हम डायनामिक सिस्टम की बात करते हैं। रिपीटेड लोड हो या फ्लक्चुएटिंग लोड आप कह सकते हैं। और फ्लक्चुएटिंग लोड कहने का मतलब ये लोड मैक्सिमम टू मिनिमम वैरी करे या मिनिमम टू मैक्सिमम वैरी करे, रिवर्स हो। तो अगर कोई मटेरियल साइक्लिक लोडिंग हो, रिपीटेड लोडिंग हो या फ्लक्चुएटिंग लोडिंग हो और वो मटेरियल यील्ड पॉइंट से यानी बिलो द यील्ड पॉइंट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पूरी इसी का खेल है। स्ट्रेस और ये अपना स्ट्रेन डायग्राम। ये कहलाता है अपना अपर यील्ड पॉइंट और ये कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट। अगर बिलो यील्ड पॉइंट कंडीशन याद रखेंगे, अगर बिलो यील्ड पॉइंट कोई मटेरियल इन कंडीशंस की वजह से फेल कर जाए तो इस तरह के कंडीशंस को आप कहते हैं फैटिग। इसे क्या कहते हैं? फैटिग। और वो जो मटेरियल फेल करेगा उस मटेरियल को कहते हैं फैटिग फेलियर मटेरियल। फैटिग फेलियर। सही है, यानी बिलो द यील्ड पॉइंट और कहलाएगा आपका फैटिग। बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। धमाका कर देना है जेईई के एग्जाम में, इस बार छोड़ना नहीं है, फोड़ना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 11। स्ट्रेन इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ध्यान से समझना क्वेश्चंस को।
सिर्फ क्वेश्चंस को समझना होता है। मैंने पहले ही बताया है क्वेश्चंस में आंसर छुपा रहता है कि अगर ये एक बार है और ये डिफॉर्म कर रहा है, इफ बार इज डिफॉर्म, इफ अ बार इज डिफॉर्म, अगर ये बार डिफॉर्म कर रहा है तो मान लीजिए कि आपने लोड लगाया इस डायरेक्शन में और ये आपका एक्स डायरेक्शन है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई होगा और ये एक्स होगा। इसे आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल, जिससे आप लोड लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन हो जाए तो इसे कहते हैं लेटरल। अगर जहाँ पे आपने लोड लगाया जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होने लगे तो आप क्या कहते हैं, वो लैटरल स्ट्रेन होगा। कैसा स्ट्रेन होगा? लैटरल स्ट्रेन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, elongation ऑफ ए बार अंडर इट्स ऑन वेट, कि अगर कोई बार, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा ये एक फिक्स ये बार है, अगर ये अपने वेट के कारण डिफॉर्म कर जाए, अगर अपने वेट के कारण ये डिफॉर्म कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? इलोंगेशन ऑफ ए बार अंडर इट्स ऑन वेट एज कंपेयर टू दैट व्हेन बार इज सब्जेक्टेड टू द डायरेक्ट एक्सियल लोड इज इक्वल टू इट्स ऑन वेट। तो इस कंडीशंस में आप क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? WL/AE। तो इस तरह से इक्वेशंस क्या होता है? WL²/2A, यानी हाफ हो जाता है WL²/2E, हाफ ऑफ द लोड। सिंपल सी बात है। तो सेम और इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट में, ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से हाफ हो जाता है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मटेरियल विच शो द डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। मैंने अभी बताया होमोजीनियस मटेरियल होता है, मतलब प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट हो। आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, इंडिपेंडेंट हो। लेकिन यह कह रहा है कि ऐसा मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड हो, डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं? एनिस्ट्रॉपी मटेरियल। कैसा मटेरियल? एनिस्ट्रॉपी मटेरियल, एनिस्ट्रॉपिक मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल कहने का मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टीज पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो, यानी सभी पॉइंट पर क्या होगा? प्रॉपर्टी सेम होगा। आइसोट्रॉपिक मतलब सभी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम होगा। विस्को इलास्टिक डिफॉर्मेशंस के भी यहाँ पे। एनिस्ट्रॉपिक मटेरियल मतलब वो डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। तो राइट चॉइस आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन डिपेंडेंट इज एनिस्ट्रॉपी मटेरियल। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड। अभी आपने देखा सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अगर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगा ऑल डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल सपोज आप इमेजिन कर लें, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज है कि नहीं? अगर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो राइट चॉइस विल बी सी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ थीन माइल्ड स्टील वायर इज लोडेड बाय अ एडिंग लोड इज इक्वल टू इंक्रीमेंट टिल इट्स ब्रेक। द एक्सटेंशन नोटेड विथ इंक्रीजिंग लोड विल बिहेव एज अंडर। तो क्या होगा कि पहले इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन रैपिडली डिक्रीज करता है। सिंपल सी बात है कि आप लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन में फर्स्ट पहले क्या होगा? इंक्रीज करता है फास्ट रेट से, देन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा और अचानक से क्या होगा? इंक्रीज यूनिफॉर्म फर्स्ट एंड देन डिक्रीज रैपिडली, डिक्रीज होगा यहाँ पे।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पूरी सेशंस को 15 क्वेश्चंस का कंप्लीट हमने सेशन देखा, तो आप इसे समझ सकते हैं काफ़ी बेनिफिशियल सेशन है। खूब प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कहीं भी आपको लैक नहीं करना है। ये सेशन 2 है, फिर और सेशन डेली बेसिस पे आएगा। आप चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक ले जाएंगे, सारे वीडियोस को लाइक करना है, सारे वीडियो यूज़फुल वीडियो हैं। आप जो अवेयर नहीं है उनको पहुंचाइए, ताकि जो क्वालिटीज़ ऑफ क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है वो आप देख रहे हैं कि हम लोग पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं। तो उस तरह से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी फिर मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मंजिल को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, तभी आप अपने मंजिल को अचीव कर सकते हैं। एसएससी जेई, इस बार एसएससी जेई टारगेट है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये टैगलाइन लिख लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये सारे चीज़ है, हिम्मत करना है, डेडिकेटेड होके आपको पढ़ना है, डेडिकेटेड होके पढ़ते रहना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।